नमस्कार दोस्तों, मैं विधुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247 पर। पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था कि यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का बैच ले आने वाला हूं और आपके बीच में वो बैच बिल्कुल फ्री होगा। तो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में फिर से आ गया हूं। और किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सबसे पहला जो स्ट्रेटजी होती है, जो सबसे पहली रणनीति होती है, वो यही होती है कि पहले हम लोग सिलेबस को देखें। अब हम लोग करते क्या है कि सीधे जीएस। तो जीएस का मतलब ये नहीं है कि हम पूरी की पूरी जीएस पढ़ेंगे। हर एग्जामिनेशन में जीएस का पैटर्न अलग है, हर तरीके से क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम सिलेबस को जानें, कि पैटर्न को जानें कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के एग्जामिनेशन में जो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज करने के लिए आयोग ने डेट डिसाइड की है, उस एग्जामिनेशन में पीईटी में सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेबस में आते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस पर आते हैं कि आएगा क्या क्या। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पीईटी के एग्जामिनेशन में जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है, नॉर्मल हिस्ट्री का, वो कितने नंबर का है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो 5 नंबर का पूरा सिलेबस आपका है। क्या क्या चीज़ें उसमें हमको कवर अप करनी है, ध्यान दीजिएगा कि इंडियन हिस्ट्री है, इस चीज़ को भी हमको फोकस करना है कि हमको कहाँ काम करना है। तो केवल इंडियन हिस्ट्री पर काम करना है। उसमें टॉपिक वाइज चला जाए तो पहले हमको ध्यान देना है सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, फिर बौद्ध धर्म में एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होगे कि बगल में लिखा है गौतम बुद्ध, यानी कि स्पेसिफाइड कर दिया गया है कि ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनेंगे वो सीधे सीधे बनेंगे कहाँ से, तो गौतम बुद्ध से बनेंगे, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षा। उसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है जैन धर्म, फिर उसके बाद मौर्य वंश, फिर उसके बाद गुप्त वंश। गुप्त वंश में हम लोगों को 2 लोगों के बारे में विशेष रूप से काम करना है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। इनके बारे में स्पेशली आप पढ़ोगे, इनको थोड़ा सा ज़्यादा डीप में आप पढ़ोगे, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद आया जाए तो हर्षवर्धन को एक अलग एक टॉपिक बना दिया गया है कि हर्षवर्धन हमको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ लेना है। फिर उसके बाद राजपूत काल, सल्तनत काल के सामान्य प्रश्न। सल्तनत काल का मतलब है कि जो आप दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, लगभग आप शुरू करते हो 1206 से लेकर के और जाते हो आप मुगल वंश की शुरुआत तक, तो सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, इन दोनों को हमको पढ़ना है। और साथ साथ ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम लोग मराठा के बारे में कम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें मराठा को एक अलग टॉपिक दे दिया गया है, तो मराठा साम्राज्य हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मराठा पे प्रश्न बनने वाले ये तय है। उसके बाद आया जाए तो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, यानी कि जो ब्रिटिश कंपनियां जब हमारे यहाँ पर एंट्री करती हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य के तुरंत बाद की जब बात करेंगे, तो ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 पे भी प्रश्न बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। उसके अलावा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, यानी कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। सारी कंपनियां जो जो हमारे यहाँ पर आई थी उनके आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इतना जो टॉपिक आपको बताया है, इससे तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, मिला करके प्रश्न आएंगे कितने, तो 5 नंबर के। लेकिन साथ में ध्यान देना है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो अकेले मेरे भाई कितने नंबर का है, तो वो अकेले है कितना, 5 नंबर का। यानी कि पूरा जो आपने मिडुअल और मॉडर्न मिला करके पढ़ा कितने नंबर का, 5 नंबर का। और उतने ही नंबर का आना है क्या, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और उसमें क्या क्या है, तो आप देख रहे हो कि स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी स्टार्टिंग हमको करनी है कहाँ से, तो मान करके चलिए कि हमको पूरी की पूरी कांग्रेस और उसके पहले की कहानी पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, या सीधा सीधा मैं बोल दूं कि गांधी युग से प्रश्न बनने वाले हैं। उसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेकर के और असेंबली बम कांड तक की जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय मानी जाती हैं। विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 एक्ट के बारे में भी प्रश्न होगा। और लास्ट में आते आते फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है, यानी सीधा आप समझो
कि हमको राष्ट्रीय आंदोलन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पूरी मॉडर्न मिडुअल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री ये एक बराबर, और अकेले केवल 1885 से लेकर के 1950 तक की कहानी एक बराबर। तो प्रयास किया जाएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को थोड़ा सा डीपली डिस्कस किया जाएगा अपने क्लास में। आगे चला जाए तो ये तो हो गई बात इतिहास की। इतिहास के बाद अगली जो चर्चा है वो है भूगोल की, कि भूगोल में क्या प्रश्न बनने हैं। तो आप देख रहे हो कि भूगोल का सिलेबस जो है बड़ा छोटा कर रखा है इन्होंने। छोटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा तो यहाँ पर मैपिंग की चर्चा हो रही है। कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर साफ साफ लिख दिया क्या कि भारत एवं विश्व का भूगोल, नदी तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में, यानी खनिज संसाधनों के प्रश्न जो ज़्यादा बनेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्न ज़्यादा बनेंगे। उसके अलावा राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल का मतलब है कि आपसे सीधे सीधे नक्शा पूछ दिया जाएगा भारत और विश्व के राजनीतिक भूगोल का। उसके अलावा जलवायु और मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, यानी कि भूगोल पूरा का पूरा मेनली भूगोल है। और कितने नंबर का भूगोल है? तो 5 नंबर का। तो जरा देखते जाना मेरे भाई कि 5 नंबर का हम लोगों ने क्या किया कि 5 नंबर का हम लोगों के यहाँ आ गई जनरल हिस्ट्री, 5 नंबर का हो गया अकेले क्या राष्ट्रीय आंदोलन, और 5 नंबर की हो गई आपकी ज्योग्राफी। यानी 15 नंबर हम लोगों के सिलेबस डिस्कस हो चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी में जरा देखो तो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस भी बड़ा छोटा कर रखा है। छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स जो है बिल्कुल गायब हैं। अब इसमें से कैसे नंबर चुराया जा सकता है? तो देखिए आप कि हम लोग योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं अपनी ऑफलाइन कक्षाओं में, जो हमारी कक्षाएं ऑफलाइन चल रही हैं, उसमें आप देख रहे होगे कि इस समय मैं डिस्कशन कर रहा हूँ प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान पे, यानी योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं पर। तो यहाँ डन है कि चाहे एक प्रश्न योजना आयोग से आ जाए, चाहे एक प्रश्न नीति आयोग से आ जाए, चाहे पंचवर्षीय योजनाओं से रोलिंग प्लान या आपका योजना अवकाश इस तरीके के प्रश्न बन जाए या किसी कमेटी के बारे में पूछ रहे। उसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसके बारे में भी ऑफलाइन कक्षाओं में डिस्कशन हुआ है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पे भी डिस्कशन होगा कि जिसमें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, निजी अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति, एम एस स्वामीनाथन साहब से प्रश्न बन सकते हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि अमूल अमूल के बारे में भी प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीयकरण, संयोग से आज की ही क्लास में डिस्कशन किया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में कि पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कितने बैंकों का हुआ था, कितनी पूंजी का हुआ था, इन सब चीज़ों को। तो इसको भी ऑनलाइन अभी डिस्कशन किया जाएगा। फिर उसके बाद आगे चला जाए तो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो ज़्यादातर ऑफलाइन क्लासेस में कोई टीचर डिस्कस नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं पकड़ करके चलूँगा। एकदम सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाई की जाएगी हमारे इस बैच में, ऑनलाइन बैच में। तो एकदम निश्चिंत आप रहिए, परेशान नहीं होना है। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कौन कौन से सुधार 14 के बाद हुए हैं, यानी कि मॉडर्न इकोनॉमी में भी वो इकोनॉमी पे प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं जो 14 के बाद हैं। यानी कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और सबसे बड़ा कर सुधार यानी कि जीएसटी। ध्यान देना मेरे भाई कि जीएसटी को ध्यान से पढ़ लेना है। ये जीएसटी से पक्का प्रश्न बनेंगे, ये तय है। यानी कि भारतीय संविधान भी आप देख रहे हो कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो पीछे हम लोगों ने क्या देखा, तो पीछे हम लोगों ने देखा कि 5, 5, 10, 5, 15 हो गए थे, और इस इकोनॉमी वाले को भी जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो इकोनॉमी वाले को जोड़ने के बाद ये संख्या हो जाएगी 20। यानी अब तक हम लोगों ने कितने सिलेबस का डिस्कशन किया, 20 नंबर का। आगे चला जाए, इंडियन पॉलिटी की बात किया जाए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की बात किया जाए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ लिख दिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रश्न बनेंगे। क्या क्या? तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, आप लोग बहुत कायदे से पढ़े हो इस चीज़ को। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली,
संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, और साथ में न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये तो हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय, इनको मिला करके हमने बना दिया कितना, तो 5 नंबर, और यानी कि अब तक हम लोगों ने जोड़े थे कितने, 20 नंबर, इनको जोड़ दिया गया तो हो गया 25। और जनरल साइंस को अगर आप मिला दोगे तो जनरल साइंस आपका 5 नंबर और जुड़ जाएगा, यानी कि 30 नंबर तो अब तक हो गए आपके केवल और केवल जीएस के नाम पर। यानी कि जीएस में प्रारंभिक जनरल साइंस में आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, यानी कि बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन का मतलब कि ऑप्टिक्स के प्रश्न बन जाएंगे, प्रकाश के, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बन जाएंगे, मैग्नेटिज्म के बन जाएंगे, यानी कि चुंबकीय सिद्धांत के बन जाएंगे। ये तो हो गया जनरल फिजिक्स। जनरल केमिस्ट्री से आवर्त सारणी से बन जाएंगे, कुछ पदार्थों के गुणों के बारे में चर्चा हो जाएगी, सॉलिड लिक्विड गैस, यानी कि ठोस में और द्रव में और गैस में बारे में चर्चा हो जाएगी। बायोलॉजी में आप जानते हो कि कोशिका से लेकर के, हार्ट से लेकर के और तमाम, यानी कि जनरल साइंस के भी प्रश्न कितने हैं, 5। यानी कि अगर जोड़ दिया जाए तो 20 नंबर तक तो जोड़ दिया था हमने, 5 नंबर आप जोड़ दो किसके, तो इंडियन पॉलिटी के, और 5 नंबर जोड़ दो आप साइंस के। तो इसका मतलब कि ये जीएस जो है वो पूरी की पूरी 30 नंबर की। मैथमेटिक्स में जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, यानी कि सामान्य अर्थमेटिक है या प्रारंभिक अंक गणित है, उनके कुछ को मिला दिया जाए तो 5 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन, सामान्य रीजनिंग से 5 क्वेश्चन। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ फिर से जीएस का पोर्शन आ रहा है 11 और 12 नंबर पे। कि पहले तो करंट अफेयर, तो अभी तक हमने 30 जोड़ा था, और जैसे ही आप 10 नंबर की करंट अफेयर जोड़ोगे 40 हो जाएगा। और जनरल अवेयरनेस, यानी नॉर्मल, जो नॉर्मली मैं ऑफलाइन कक्षाओं में डेली डिस्कशन करता हूँ कि किसी भी देश की कहानी सुनाता हूँ तो आपसे राजधानी और मुद्रा जरूर पूछता हूँ। तो भारत के ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, म्यांमार के बारे में पढ़ लो, बांग्लादेश के बारे में पढ़ लो, नेपाल पढ़ लो, पाकिस्तान पढ़ लो, अफगानिस्तान पढ़ लो। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। देश, राजधानी और मुद्रा, तो ध्यान दीजिएगा कि देश, राजधानी और मुद्रा आप पूरी रट नहीं पाओगे। तरीका ये कि जो जो देश चर्चा में हैं, जो जो देश अभी हालिया चर्चा में हैं, उन देशों की राजधानी और मुद्रा आप पढ़ लो। जैसे यूक्रेन रशिया में लड़ाई चल रही है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, तो श्रीलंका से प्रश्न बन सकते हैं। उसके अलावा आपके कुछ राज्यों में, कुछ देशों में चुनाव हुए होंगे तो उनके बारे में। अभी हम लोग कॉमनवेल्थ खेलने गए थे तो उनके बारे में। तो जितने भी देश हाईलाइटेड हुए हैं उन देशों की राजधानी और मुद्रा। उसके अलावा भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रश्न का क्या मतलब, तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा है, या कहाँ का क्या फेमस है, ऐसे प्रश्न। भारतीय संसद, जो भी पॉलिटी का भी टॉपिक था, तो भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई तो यूपी में संख्या पूछ सकता है कि विधान परिषद में संख्या कितनी है सीटों की, राज्यसभा में संख्या कितनी सीटों की। उसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अभी हम लोग ने खेल दिवस मनाया, अभी हम लोग इंजीनियर्स डे मनाएंगे। तो ऐसे जितने भी खेल दिवस हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं और राष्ट्रीय दिवस हैं, इनको हम लोगों को पढ़ना है। और खास दिमाग ये लगाना कि जो न्यूली स्टार्ट हुए हैं, जो अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, उनको तो विशेष ध्यान दे देना है। जैसे अभी हमारे यहाँ पर सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, योग दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो ऐसे जो नए दिवस हैं, जो 2014 और उसके बाद में शुरू हुए हैं, मोदी गवर्नमेंट ने नए नए दिवसों की बात की है, तो उन दिवसों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उसका प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद आया जाए तो विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, तो जितने भी हैं, WHO है, IMF है, इस तरीके के जितने भी हैं, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, तो जितने भी हैं उन सब के संगठन के मुख्यालय के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। भारत में जितने पर्यटन स्थल हैं खासकर उनको जरूर देख लीजिएगा, जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हैं, जैसे रानी की वाव, ऐसे जितने भी हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुए हों, किसी आपदा की वजह से चर्चा में आए, या कोई ऐसा कारण जिसके वजह से वो चर्चा में आए हों, उनको देख लेना है। भारत की कला एवं संस्कृति, कहीं का नृत्य पूछ लेगा, कहीं का लोकगीत पूछ लेगा, कहीं की कोई पकवान के बारे में पूछ लेगा, किसी त्यौहार के बारे में पूछ लेगा। भारत एवं विश्व के खेल, तो कॉमनवेल्थ वाले खेलों को जरूर दीजिएगा ध्यान, और कॉमनवेल्थ के देशों के खेलों को जरूर ध्यान दे दीजिएगा। भारतीय अनुसंधान संगठन, तो जितने भी हमारे अनुसंधान संगठन हैं उनकी भी एक
क्लास लूँगा आपके बीच में। प्रसिद्ध पुस्तकें पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा कि जीएस में भी पुस्तक आएगी। जैसे मान लें कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, ऐसा प्रश्न बन सकता है। वन इंडियन गर्ल हाफ गर्लफ्रेंड, वन नेशन वन इंडियन गर्ल, ऐसे प्रश्न, यानी कि एकदम नई किताबें जो मार्केट में हैं उनसे प्रश्न पूछ सकता है। और साथ साथ पुरस्कार एवं विजेता, तो पुरस्कार और विजेता में क्या पूछ सकता है, तो सबसे सामान्य प्रश्न पूछ सकता है कि ये कोई पुरस्कार का नाम दे दे और कह दे किस क्षेत्र से संबंधित है, या किसी का नाम दे दे और कह दे किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए, या किसी पुरस्कार की धनराशि पूछ ले, या किसी पुरस्कार को कौन सी संस्था प्रदान करती है ये पूछ ले। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हो कि जीएस, जीए और करंट अफेयर तीनों को अगर मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा आपका नंबर हो जाता है कितना, 50। और ये 50 नंबर में जो भी होगा, जो भी आएगा आपका 40 प्लस, समझ जाना कि आधा कहानी तो उसकी हो गई यहीं पर ख़त्म। यानी सबसे शानदार रिजल्ट आएगा उस आदमी का जो 50 में से 40 प्लस नंबर आएगा। तो अगर आप 40 प्लस के चक्कर में हैं, 50 नंबर में 40 से ज़्यादा नंबर के चक्कर में हैं, तो प्रयास यही होगा कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों तक इस खबर को पहुंचा दीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम फ्री ऑफ कास्ट निकलवाया जाएगा और टारगेट होगा कि जीएस में 50 में से 40 प्लस नंबर रहे और ओवरऑल जो परसेंटेज रहे वो रहेगा 90% से ज़्यादा। इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह हम लोग इस तरीके से बात नहीं करेंगे 100 में 100 पक्के ना, 90% नंबर श्योर है कि आपको ले आऊँगा। इतना बढ़िया तरीके से सिलेबस को एकदम पकड़ करके चलूँगा और साथ साथ लाइव क्लासेस, करंट अफेयर की स्पेशल क्लासेस, पीडीएफ्स इन ग्रुप, तमाम चीज़ें। तो जो लोग भी पीईटी का बैच मन से करना चाहते हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा साथ ऐसे ही देते रहिए, हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए और लगे रहिए। हमेशा सफलता आपको मिलेगी, थोड़ा देर से ही, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सफल ज़रूर होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।